नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई करने, मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश। फेसबुक पर अश्लील फोटो डालने वाले 2 शातिर भाई गिरफ्तार। 4000 युवतियों के मिले फोटो, ब्लैकमेल कर बनाते थे अवैध संबंध। एनएमएसए अंतर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला मिशन कमेटी की बैठक आयोजित। एसपी के निर्देशन में चलाया जा रहा विशेष अभियान, नशा वाहन चोरी की वारदातों पर लगे अंकुश। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने नोहर निवासी योगेश मिश्रा और नितिन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं। दोनों ही महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालते थे। जिला पुलिस ने महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि नोहर निवासी योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं और दोनों ही महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी और फिर महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनसे अवैध संबंध बनाते थे। दोनों भाइयों का मोबाइल रिपेयरिंग का काम है और पुलिस ने दोनों के मोबाइल से 4005 महिलाओं के फोटो बरामद किए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर 35 फेक आईडी और 13 फेक जीमेल आईडी भी जांच में सामने आई हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति ने 2022 में नोहर थाना में अपनी पत्नी और पुत्री के न्यूड फोटो अपलोड करने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद जिला पुलिस ने साइबर टीम के सहयोग से 2 साल तक जांच पड़ताल की और जांच के बाद दोनों सगे भाइयों योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों के लिए भी पूछताछ में जुटी है। एसपी के अनुसार दोनों मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी सिम लेते थे और वाईफाई हैक कर फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड कर महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे। पहली जो वारदात है नोहर थाने की है। नोहर थाने में एक परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की दोनों की जो फोटोज उनको मोर्फ करके और अश्लील बना के और उनके नाम से तरह तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर उनको डाल रहे हैं। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से 600 पोस्ट डिफरेंट डाली, जिसमें परिवादी जो था उसकी वाइफ की और एक उस टाइम की जो उसकी बच्ची थी उसकी फोटो को मोर्फ करके और सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील बना के डाला था और साथ में उनके मोबाइल नंबर डाल के कई तरह की चीजें लिखी थी। परिवादी उस चीज को लेके बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत ही घिनौना करते था, बहुत ही जघन्य अपराध था। हमारी साइबर टीम में विशेष तौर से उसमें वाहे गुरु जी जो है इनका विशेष योगदान रहा। डीएससी टीम से ओम प्रकाश जी और केंद्र प्रताप जी जो अपने अभय कमांड के डॉक्टर केंद्र प्रताप जी जो अभय कमांड के प्रभारी हैं, इन्होंने 2 साल तक लगातार इस संबंध में डाटा माइनिंग की। 2022 के बाद जो पर्टिकुलर कुछ डेट्स थे उनके बाद किसी प्रकार की उन नंबरों की, उन सिमों की कोई हलचल नहीं थी। और फिर उसके पीछे के 2020 और 21 के डाटा हमने सर्च की। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई उससे योगेश मिश्रा और नितिन मिश्रा 2 सगे भाई हैं और दोनों नोहर के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया हमने। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये जो लोग जो गाँव से वाईफाई जिनकी लगी है उनका सबसे पहले वाईफाई हैक करते थे। उस वाईफाई में एक्सेस करने के बाद फेक आईडी जनरेट करते थे, फेक टेम्परेरी और फेक परमानेंट दोनों तरह की आईडी जीमेल के ऊपर, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जनरेट करते थे और उनके माध्यम से फेक अकाउंट क्रिएट करके फोटोज अपलोड कर रहे थे। इनका जब मोबाइल सर्च किया, तलाश की, तो उसमें 4005 डिफरेंट जो लड़कियां हैं अपने हनुमानगढ़ की और आसपास के जिलों की जिनकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा रखी थी। जिस टाइम अरेस्ट किया इनको उस टाइम ये लगातार पैरेलल में एक आरोपी 6 लड़कियों से चैट कर रहा था। डिफरेंट तरह की ज्यादातर चैटें उसी तरह की हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई दिखा के दोस्ती करते थे लड़कियों से और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे।
इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है जिसमें जो कारण है वो यहाँ बताने वाला नहीं है, लेकिन उसी तरह की कोई उसका कोई इरादा आरोपी का इसी तरह का था जो उसने इस तरह का प्रयास किया। इसमें पीछे भी कोई यदि आरोपी और हो सकते हैं तो उसके संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी लोगों से दो तरह की अपील रहेगी इस मामले में। सबसे पहला, यदि आप अपना मोबाइल किसी के यहाँ पे ठीक करवाने दे के आते हैं तो एटलीस्ट उस चीज का बिल लेके आए, क्योंकि इसमें एक दो बार ऐसा हुआ है, इसमें प्रारंभिक पूछताछ, इससे पहले भी 2 बार पूछताछ हुई थी जिसमें इसने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति आया था, मेरे से मोबाइल ठीक करवा के लेके गया था, जबकि वो हैंडसेट इसका खुद का था। तो यदि आप किसी दुकानदार को देते हैं तो आप उससे अपना बिल वगैरह, स्लिप वगैरह जरूर लें, अन्यथा कल को आपके समस्या आ सकती है। दूसरा, वाईफाई या ऐसा कोई है आपके पास, सीसीटीवी है, वाईफाई है, तो उसका पासवर्ड आप महीने 2 महीने में अनिवार्य रूप से बदल लें। इसमें अपने घर के सामने जो पड़ोसी रहता था उसका वाईफाई हैक करके, तो पिछले लगातार 6 महीने तक हमने जिसके वाईफाई को हैक कर रखा था उससे पूछताछ हो रही थी, लेकिन कोई कारण या कोई ऐसे एविडेंस नहीं निकल के आ रहे थे जिससे उसके ऊपर शक किया जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी में ये सभी से मेरी अपील है कि यदि वाईफाई आपकी है उसके आप डाटा, अपने पासवर्ड आईडी चेंज कर लें। सीसीटीवी यदि आपने लगवा रखे, जिस भी आपने दुकानदार से लगवाए हैं, वो जो आईडी पासवर्ड देके जाता है उसको आप अनिवार्य रूप से चेक करें। और मोबाइल यदि आप अपना किसी को ठीक करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए देते तो उसको कोई रिकॉर्ड आपके पास उस चीज का रहे। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू की जन संगठनों की बैठक कामरेड आत्मा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। हड़ताल केंद्र सरकार के जन विरोधी कानून, जिसमें 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड लाए जाने, भारतीय न्याय संहिता तथा हिट एंड रन केस में संशोधन सहित अन्य मांगे शामिल हैं। जिले की बॉडी है, उसमें तहसील की बॉडी है, उसमें उसको लेके जाना था और 10 से 15 के बीच में वहाँ से ये था कि प्रत्येक यूनियन अपने इश्तिहार, अपने पंपलेट जितने भी हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक वो पंपलेट छपवाए और तमाम जो हमारे मजदूर साथी हैं, यूनियनों में काम करते हैं, यूनियनों में काम नहीं करते हैं, ग्रामीण तक उन पंपलेटों को वितरित करना और 16 तारीख को उस हड़ताल में शामिल होना। वो आज जिले की बॉडी बैठी है। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र हनुमानगढ़ जिला कमेटी के तमाम जो हमारे जनसंगठन है, चाहे वो अनाज मंडी के हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्राली यूनियन के हैं, चाहे वो पल्लेदारों के हैं, एफसीआई के हैं, तमाम हमारी यहाँ एक बैठक हो रही है। इस बैठक में जो केंद्रीय श्रमिक संगठन, जो 11 केंद्रीय श्रमिक संगठन है, उसी के साथ अखिल भारतीय किसान सभा है, एसकेएम है, किसानों का जो संयुक्त मोर्चा था, उनके आह्वान पर 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी जो भारत बंद का आह्वान किया गया, उसको लेकर आज तैयारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे जिले के अध्यक्ष साथी आत्मा सिंह जी कर रहे हैं। मुख्य तौर पर सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अभी जो हिट एंड रन कानून लेकर आए हैं मोदी सरकार, उससे पहले मजदूरों के जो 44 श्रम कानून थे उनको भी संशोधन करके 4 कोड में बदला है। नई शिक्षा नीति है और अभी बिजली का बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में बिजली आम आदमी के हाथ से निकल जाएगी। इसी प्रकार जो सरकार की तमाम जो जनविरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ उनको वापस करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के तमाम मजदूरों के संगठन जितने भी हैं, एक बीएमएस को छोड़कर किसानों के तमाम संगठन, खेत मजदूरों के तमाम संगठन, पूरे हिंदुस्तान की मेहनत का जनता सड़कों पर उतरेगी। उसी को लेकर आज हम यहाँ रणनीति बना रहे हैं। पूरे जिले में प्रचार प्रसार, पंपलेट, उनकी मांगों को लेकर गांव-गांव में टोलियां बनाकर प्रचार करने का, ड्राइवरों के बीच में प्रचार करने का, और उस दिन पूरे हिंदुस्तान का भारत बंद चक्का जाम रहेगा। इसी की तैयारी को लेकर आज हम यहाँ बैठक कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन देखभाल के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर वृद्धजनों के लिए जिला मुख्यालय पर जेनरेटिक वार्ड शुरू किया जाएगा। वृद्धजनों के लिए अलग से वार्ड, दवा काउंटर सहित विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस संबंध में बीकानेर जोन से डिप्टी डायरेक्टर राहुल हर्षी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वृद्धजन के लिए जेनरेटिक वार्ड बनाए जाने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार हो रहा है और उसके कारण से हमारी जो उम्र है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो हमारी जनसंख्या का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। उसके अनुसार हम देखें तो हमारे यहाँ वृद्धजनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए वृद्धजनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो वृद्धजन देखभाल के लिए NPHCE कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, ये लॉन्च किया हुआ है। उसी के तहत यहाँ हर जिला राजस्थान के 50 जिलों के अंदर में से 48 जिलों में जीरियाट्रिक वार्ड अलग से बनाए जा रहे हैं। जीरियाट्रिक का मतलब है वृद्धजन की, जैसे बच्चों की पीडियाट्रिक्स होती है वैसे वृद्धजनों के लिए जीरियाट्रिक मेडिकल साइंस है। तो उसके अनुसार कार्यक्रम के तहत हम एक जीरियाट्रिक वार्ड की संभावना यहाँ देखने के लिए आए हैं और जल्दी यहाँ पे जीरियाट्रिक वार्ड जो है वो शुरू हो जाएगा। क्लिनिक यहाँ पे शुरू कर दी गई है और वृद्धजनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर की भी स्थापना यहाँ कर दी गई है और जल्दी वृद्धजनों के लिए अलग से सुविधाजनक और बेहतर उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए अलग से एक वार्ड की यहाँ संभावनाएं देखने के लिए यहाँ। जी, जैसा कि सरकार की तरफ से 100 दिवसीय कार्य योजना जारी की गई थी, तो 100 दिवसीय कार्य योजना का जो पहला बिंदु है वो जीरियाट्रिक वार्ड जो चिन्हित जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ पे बनाने के लिए कार्य योजना के तहत चल रहा है। उसी के तहत हमारे जोन से, बीकानेर जोन से हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय डॉक्टर राहुल अर्जी आए थे। उन्होंने जिला अस्पताल में हम लोगों ने विजिट की और जो प्रॉपर प्लेस हमने जो चिन्हित किया कि यहाँ पे संभावना है कि हम जीरियाट्रिक वार्ड बना सकते हैं, उसी के तहत पहल है। और सरकार भी जो जीरियाट्रिक जो वृद्धजनों के लिए पूरी तरह से समर्पित है और जीरियाट्रिक वार्ड शीघ्र ही जिला अस्पताल में शुरू किया जाएगा। जीरियाट्रिक में जो भी वृद्धजनों की जो अलग अलग समस्याएं होती हैं, चाहे हड्डी से रिलेटेड हो, चाहे आंखों का कैटरेक्ट ऑपरेशन हो, या जो ओल्ड एज में होने वाली बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है और इस तरीके की हाइपरटेंशन है, इस तरीके की सुविधाएं, या जो भी मानसिक जो भी ओल्ड एज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर तरीके की जो जीरियाट्रिक लेवल की जो सुविधाएं हैं वो इन लोगों के लिए उपलब्ध है। जिले में बढ़ते अपराधों और वाहन चोरियों पर एसपी राजीव पचार द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध वाहनों की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब आधा दर्जन संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं बिना नंबरी कई वाहनों के चालान भी किए गए। गठित टीम में शामिल उप निरीक्षक पुष्पा ने बताया कि टीम द्वारा टाउन और जंक्शन में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक पार्क, चिकित्सालय, शराब ठेकों आदि में जांच की जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है ताकि जिले में नशा, तस्करी और वाहन चोरियों की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। ये हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस गश्त शुरू हो रही है। जिस 100 दिवसीय ये चल रहा है अभियान, जिसमें जो भी संदिग्ध क्षेत्र है जहाँ पे वारदात हो रही है, चोरी, शराब ठेके, वहाँ पे हमने सर्चिंग अभियान शुरू किया है। और अभी हम टाउन क्षेत्र में है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी राजकीय जो हॉस्पिटल है, उसमें हम अभी पैदल गश्त कर रहे हैं और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको थाना क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। संदिग्ध लग रहे हैं उनको हम लेके जा रहे हैं और फिर उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो की जा रही है। और वाहन भी जो चालान किए जा रहे हैं उनके, जैसे कि हेलमेट वगैरह नहीं लेके आते तो उनका। वाहन चोरी आजकल एक आम बात हो गई है और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए एसपी महोदय द्वारा ये चलाया गया है अभियान। कहाँ आप लोग सर्चिंग करते हैं? ये हम सुबह 10 से 1 बजे तक तो हम टाउन क्षेत्र में करते हैं और उससे 2 से 7 बजे तक शाम को हम जंक्शन क्षेत्र में करते हैं। कौन कौन सी जगह चिन्हित करती है? ये मुख्य तो जैसे कि बस डिपो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, शराब ठेके हो गए, इन्हीं पर चल रहा है। जो पार्क भी है, डिस्ट्रिक्ट पार्क वगैरह,
जिला मुख्यालय पर पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइकों के खिलाफ पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू करते हुए करीब 1 दर्जन बाइकों पर कार्रवाई की, जिसमें बुलेट बाइकों की जब्ती और चालान की कार्रवाई शामिल है। यातायात प्रभारी उप निरीक्षक संतोष ढाका ने बताया कि कई बुलेट बाइक चालकों ने बाइक को मॉडिफाई करवा रखा है और तेज आवाज में पटाखे बजाकर नागरिकों में दहशत पैदा की जा रही है, जिसके खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। अभियान ये 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहा था। समझाइश का हेलमेट के बारे में और वाहनों को यातायात नियमों के बारे में सभी को समझा दिया गया। और समझाने के बावजूद भी जो बुलेट मोटरसाइकिल है उनको मॉडिफाई कर रखा है, उनको मॉडिफाई करके और पटाखा जैसी आवाज़ आती है उनके खिलाफ एक नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी तो 7-8 की हैं और लगातार जारी है। और कहाँ और किससे करवाई वो भी सबको समझाइश किए जाएंगे। उनके माता पिता है उनको भी समझाइश की जाएगी, जो छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं चला करके। इसलिए यातायात के नियमों के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जाएगा। बिल्कुल यातायात नियमों के बारे में समझा ही रही हूँ मैं तो 1 महीने से लगातार, और अब फिर समझाइश करेंगे और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन में वृद्ध से जेवरात और नकदी से भरा बैग छीनकर फरार होने वाले आरोपी को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन थाना के एएसआई शिव नारायण ने बताया कि 31 जनवरी को वृद्ध श्रीराम अपने भतीजे के पास जा रहा था, तभी अज्ञात व्यक्ति वृद्ध से बैग छीनकर फरार हो गया, जिसमें 26 तोला सोना और 2000 रुपए थे। जांच अधिकारी राजकुमार ने जांच के बाद नंदराम की ढाणी निवासी आरोपी चंद्रशेखर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस आरोपी का रिमांड लेकर उससे जेवरात और नकदी बरामदगी के प्रयास करेगी। दिनांक 31/1/2024 को श्री राम, जिसकी उम्र करीबन 65 साल की है, बशीर का रहने वाला है, वो अपने भतीजे के पास उसकी पुत्रवधू के लिए गहने लेकर वार्ड नंबर 48 में जा रहा था। शाम के करीब 5:30 बजे की घटना है। जैसे ही बस भगत सिंह चौक से उतर कर पैदल अपने भतीजे के पास वार्ड नंबर 48 में जाने लगा, पीछे से कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसके पास बैग था, वो छीन कर ले गया, जिसमें सोने के गहने और 2000 रुपये नगद थे, छीन कर ले गया। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री राजकुमार हेड कांस्टेबल के सुपुर्द की गई थी। श्रीमान थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर हम उनके सीसीटीवी फुटेज देखे, आसपास के लोगों को दिखाए तो पता चला कि ये चंद्रशेखर पुत्र धनराज निवासी नंदराम की ढाणी का रहने वाला है, जिसको दबिश देकर कल गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इसका कोर्ट में पेश कर रिमांड प्राप्त किया गया है। बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। जिला क्षय निवारण केंद्र हनुमानगढ़ पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर राहुल हर्ष, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा, एमओ डॉक्टर मुकेश शेखावत, डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, डीपीसी बलविंदर सिंह, पीसीएमडीटी कोऑर्डिनेटर अलकेश कुमार और समस्त एसटीएस, एसटीएलएस आदि स्टाफ मौजूद रहा। बैठक में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के साथ साथ कोमोर्बिड कमेटी में मेंबर भी मौजूद रहे। बैठक में सभी विभागों से बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग, रेफरल और लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।
मंथली रिव्यू बैठक हुई, जिसके अंतर्गत जो अपने एंटी आपको प्रोग्राम का नाम, जैसे अपने टीबी क्लिनिक पे जैसे टीबी की प्रोग्राम, HIV से रिलेटेड प्रोग्राम, प्लस अपने जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रोग्राम, इन सब का टीबी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसका सारा करते हुए हमने मंथली मीटिंग करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ कि भाई हम कैसे 2025 तक टीबी से मुक्त कर सकते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट हमारे उसमें रिलेटेड रहते हैं और उन कंपोनेंट के आधार पर हम यहाँ पे मंथली हमारा जो क्या कार्य किया है उस पूरे कार्यक्रम का हम रिव्यू करते हैं, जिसमें ये निकल के आ रहा है करीब करीब हमने 90% टारगेट अचीव किया है इस महीने का। और साथ ही जो दूसरे हैं NCD का, HIV का, उनका भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन आपस में समन्वय किया गया है। चिन्हित मरीज इस बार के इस महीने के हमारे पास 316 मरीज हैं। के लिए योजनाएं जैसे डिफरेंट है कि भाई एक तो निक्षय पोषण योजना चलती है, जिसके अंदर 500 रुपया प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाता है प्रत्येक टीबी के मरीज को उसके खाते में। अब 2 इंस्टॉलमेंट में देते हैं, 1500 पहले इनिशियल स्टेज पर, 3 महीने बाद फिर 1500 रुपये, टोटल 3000 रुपये 6 महीने के दिए जाते हैं। HIV के केसेज इतने ज़्यादा तो नहीं बढ़े, फिर भी इस महीने तो हमारे 6 HIV पॉजिटिव निकले हैं। बाकी यहाँ पे अपने जो नशे की प्रवृत्ति की वजह से थोड़ा सा उनमें एक ही सिरिंज का आपस में यूज करने का, उसकी वजह से थोड़ा HIV का रहता है। और अभी वक्त एक ब्रेक का। गांव बहलोल नगर में 8 मई को हुए MiG-21 क्रैश हादसे में प्रभावित परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि आज तक नहीं मिली। राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि प्रभावित परिवारों को दी जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई राशि अभी तक प्रभावित परिवारों को नहीं दी गई। ऐसे में बहलोल नगर की ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंची और सहायता राशि दिए जाने की मांग की। 8/5/2023 को बहलोल नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। MiG-21 जो एक गरीब परिवार के छत के ऊपर गिर गया था, जिसमें राव परिवार से, गरीब परिवार से 2 महिलाओं की वहाँ पे देहांत हो चुका था और एक ब्राह्मण परिवार से महिला थी, उनकी भी वहाँ पे दर्दनाक मौत हो चुकी थी। राजस्थान सरकार ने इस घटना को अमल में लेते हुए जो घोषणाएं की थी, वो सभी घोषणाएं परिवार को, वंचित परिवारों को उसकी सुविधाएं मिल चुकी है। और केंद्र सरकार ने जो घोषणा की 5-5 लाख रुपए की और बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की, उनकी छात्रावास की और उनको सरकारी एक परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, वो घोषणाएं अभी तक धरातल पे लागू नहीं हुई है। और कलेक्टर महोदय ने और राजस्थान की सरकार के उस टाइम जो SDM यहाँ पे थे हनुमानगढ़ में, उनके साथ बैठ के, सभी परिवार वालों के साथ बैठ के जो समझौता हुआ था उस पर अमल कराने के लिए 1 साल, कम से कम 1 साल के करीब ये घटना हो चुका है और अभी इन गरीब परिवारों को कोई केंद्र सरकार की ओर से सहायता नहीं मिली। इसी बात को लेकर सभी आज बहलोल नगर के ग्रामवासी और परिवार के जो लोग आए हैं, साथ में वो बेटी भी आई है जो उस घटना के टाइम घर पे थी, तो सभी आज जिला कलेक्टर महोदय के पास गुहार लगाने के लिए आए कि इन परिवार वालों को आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से जो दी जाए वो जल्द से जल्द धरातल पे लागू होनी चाहिए। लोकसभा आम चुनाव 2019, विधानसभा आम चुनाव 2018 और 2023 विगत 3 गैर चुनावी वर्ष 2020-22 में की गई जब्ती के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में संवेदनशील श्रीगंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिले के विधानसभा संगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा को शामिल किया गया है। कृषि को समन्वित कृषि पद्धति द्वारा उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु सहनशील बनाने, मृदा में नमी संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, किसानों की दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंतर्गत जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने निर्देश दिए कि जिनिंग मिलों में भंडारित बिनौलों को मार्च माह में खुला नहीं छोड़े, किसी प्लास्टिक शीट अथवा मच्छरदानी से ढककर रखें और इसके साथ साथ जिंक फॉस्फाइड रसायन से धोया जाए ताकि प्यूल अवस्था में ही गुलाबी सुंडी को उसी स्थान पर नष्ट किया जा सके। जिनिंग उपरांत अवशेष सामग्री को जलाकर अथवा जमीन में दबाकर निस्तारित किया जाए, जिससे गुलाबी सुंडी के प्राथमिक संक्रमण से बचा जा सके। इसके साथ साथ जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बीटी कपास के बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक नमूने विश्लेषण हेतु लिए जाएं। बैठक में उपनिदेशक कृषि डॉक्टर मिलिंद सिंह, आत्मा परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र डुडी, उपनिदेशक मार्केटिंग DL कालवा,
सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में कृषि संयुक्त निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र बराला ने बताया कि जिले की खरीफ मौसम की बीटी कपास मुख्य नकदी फसल है। जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति का निर्धारण मुख्यतः कपास फसल के उत्पादन पर ही निर्भर करता है। वर्ष 2005-06 से बीटी कपास का जिले में आगमन हुआ तो वर्ष दर वर्ष इसका बुआई क्षेत्र बढ़ता गया। गत वर्ष बीटी कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक रहा, जिस कारण बीटी कपास के उत्पादन में भारी गिरावट हुई है। बीटी कपास की अगेती बुआई अवधि अधिक समय तक चलना गुलाबी सुंडी पनपने के कारणों में से है। इसके अतिरिक्त बीटी जिन के विरुद्ध गुलाबी सुंडी में प्रतिरोधक क्षमता का विकास, पौधे की अधिक वानस्पतिक वृद्धि और अधिक पौध सघनता, जिनिंग मिलों में जिनिंग पश्चात अवशेषों में उपस्थित लार्वा से उत्पन्न कीट से प्राथमिक संक्रमण होना गुलाबी सुंडी के प्रकोप के कारण है। कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बनस्रियों तथा भूमि पर पड़े अध खिले टिंडों और जिनिंग उपरांत अवशेष सामग्री में जीवित लार्वा से निकलने वाले वयस्क नर और मादा द्वारा भी होता है। गुलाबी सुंडी की पहली सफेद रंग की अवस्था फूलों और टिंडों पर आक्रमण करती है। टिंडों पर सुई के नोक के आकार के छेद कर सुंडी टिंडे के अंदर प्रवेश कर जाती है और बाद में यह छेद बंद हो जाता है, जिस कारण सुंडी का टिंडे के अंदर स्वतः पैदा हो जाना प्रतीत होता है। कीट ग्रसित टिंडे समय से पहले खिल जाते हैं। महात्मा गांधी नरेगा सहित पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रतिदिन जन सुनवाई करने, आमजन को अधिक से अधिक राहत देने, फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखने और परिसर को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। व्यक्तिगत कार्य में विकास अधिकारी संग्रह की प्रगति कम रहने के कारण उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 20 फरवरी तक प्रगति सुनिश्चित करें। जिन कार्यों पर सप्लायर्स द्वारा सामग्री आपूर्ति नहीं की जा रही, ऐसे सप्लायर्स को ब्लैक लिस्ट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। नरेगा योजना में कार्यों की स्वीकृति जारी करने के लिए पत्रावली भिजवाने और पूर्व में स्वीकृत सभी कार्यों की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। नरेगा योजना में प्रशिक्षित मैट का ही नियोजन करें और महिला मैट की भागीदारी 50% हो, ये सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने आदर्श ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य के अतिरिक्त दूसरे कंपोनेंट पर भी गौर करने और सभी आदर्श ग्राम पंचायतों की रैंकिंग तय करने के निर्देश दिए। बीडीओ को प्रत्येक महीने 30 निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि बिना आधार सीडिंग के कोई भी मस्ट्रोल जारी नहीं होना चाहिए। नरेगा योजना में श्रमिक नियोजन करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि उनकी आधार सीडिंग हो चुकी है। अगर कोई श्रमिक नियोजित है और जिसकी आधार सीडिंग नहीं हुई तो चालू पखवाड़े के दौरान उसकी आधार सीडिंग पूर्ण की जाए। जिला कलेक्टर ने 34 ऐसे जेटीए जिन्होंने शून्य मस्टरोल जारी किए थे, उन्हें नोटिस देने के निर्देश दिए। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने बताया कि जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1802 गांवों में से 1423 गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। इन गांवों में सॉलिड लिक्विड वेस्टेज मैनेजमेंट प्लान बनाया जा चुका है, जिसके तहत सर्वाधिक संग्रिया में 184 गांवों में से 183 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, जबकि नौहर में 148 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिले में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत बुधवार को जिला भू अभिलेखागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने पधारे हुए कैंपस एम्बेसडर, विशेष शिक्षक, ईएलसी नोडल को आगामी लोकसभा चुनाव में आम नागरिकों को जागरूक कर शहरी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। एड्रेस ग्रुप को सिलेक्ट करने का सेम तरीका रहेगा वही। आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं या आप उसकी फोटो क्लिक भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान ये रखना है कि अब जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं वो स्वयं प्रमाणित होने चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा लें, खुद के सिग्नेचर करें, सेल्फ अटेस्टेड करें और उसके बाद में उसको फोटो या गैलरी की सहायता से अपलोड कर देंगे।
अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू यहाँ पे आप देख लेंगे, उसका प्रीव्यू आपको नजर आ जाएगा। जब आप सुनिश्चित कर ले कि आपने सही दस्तावेज अपलोड किया है, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। उसके लिए आपका चयन किया गया है और वो कोर्स हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो आप लोग भली भांति वाकिफ हैं कि लोकतंत्र में नंबर मैटर करता है। जिसके पास बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है और वो नंबर होता है नंबर ऑफ वोट का। तो आज जिस मकसद से आप लोगों को बुलाया गया है कि कैसे हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज वो बेटर हो। एक जो सामान्य ट्रेंड है कि सरपंच का जब चुनाव होता है तो आपको 95% के आसपास लोग वोट करने आते हैं, क्योंकि वो स्थानीय होता है और हर व्यक्ति कनेक्टेड होता है। कैंपस एम्बेसडर हैं, हम अपने कॉलेज से आए हैं और हम अवेयर करते हैं लोगों को वोटों के लिए। और हम जैसे ऑर्डर्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट से कि ना लोगों को वोट के लिए अवेयर करो, और कहीं जगह पे अनएथिकल वोटिंग होती है तो उसके लिए भाई ये बताया जाता है कि सीवी लैब होता है, उस पर आप है ना मतलब कंप्लेंट डाल सकते हो। और बस हम यही अवेयर करते हैं कि आपको वोट देना चाहिए। रूरल अर्बन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे वोट से क्या होगा, सबके वोट की एक ही वैल्यू होती है, तो हमें सभी को वोट देना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि है ना मतलब हर पर्सन को है ना अपना अपना वोट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। यही हमें ना सबको बताते हैं, हमारा मतलब काम यही है कि है ना हम सबको अवेयर करें इस चीज़ के लिए कि है ना आप अपना है ना वोट दें। आपके वोट से ही है ना गवर्नमेंट बनेगी और वो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए वो आगे काम करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।